दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं जो उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर जो बोर्ड है उसकी सलाहकार सदस्य हैं देविका देवेंद्र एस मंगलमुखी, जो लखनऊ में एक यात्रा हो रही है उसके उपलक्ष्य में आज लखनऊ आई हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे उनका जो जीवन रहा उस पर आज हम बात करेंगे। देविका जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। कैसे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी यात्रा जीवन कैसा आगे रहा। सभी तो सबको पहले मैं नमस्कार करना चाहती हूँ हमारे शैलेंद्र जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर जो वेलफेयर बोर्ड है उसकी सदस्य सलाहकार हूँ। मैं मूलतः राजस्थान की रहने वाली हूँ और राजस्थान के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, मेरी माताजी गृहिणी थी, दादाजी ज़मींदार परिवार से आते थे और समाज में हर एक चीज़ मुझे कहते हैं कि हर एक प्रतिष्ठा थी और हर एक चीज़ जो हमें प्राप्त करनी थी उसकी प्राप्ति करने के लिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ कठिनाई हुई, क्योंकि संपन्नता शुरू से परिवार में थी और संस्कार और शिक्षा दोनों ही मेरे परिवार में थे। मेरे फिर धौलपुर एक जगह पड़ती है हमारे राजस्थान में जो आगरा के पास है और बॉर्डर है वो हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, और उस बॉर्डर में से ही मेरी जन्म धौलपुर में हुआ। और मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में थे तो आगरा कैंट पे कई साल तक पोस्टेड रहे वो। हमने बहुत वर्षों तक अपना वक्त आगरा में गुजारा और मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। जैसा कि मेरा जन्म एक अलग शरीर में हुआ था, मैं जन्म के समय देवेंद्र के शरीर में पैदा हुई। माता पिता ने बहुत मेरा नामकरण किया, संस्कार किया, घर में बड़ा ही प्रेम था। पर जैसे जैसे हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे जब बड़े होते हैं तो जब वो बड़े होते हैं तो समाज में पहले तो जैसे माता पिता चाहते हैं उस प्रकार उनको रखा जाता है। अगर वो पुरुषों के समान व्यवहार करते हैं तो पुरुषों की तरह रखा जाता है, अगर वो महिलाओं के समान व्यवहार करते हैं तो महिलाओं की तरह रखा जाता है। पर जब बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि कुछ भिन्न है जो अच्छा नहीं हो रहा है। अगर वस्तुतः मैं अपनी बात करूं तो मुझे ही लगा कि जब मैं बचपन में थी तो मुझे मेरी माताजी लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहना देती थी, कभी वो मुझे कुर्ते पजामा पहना देती थी, मैं उतार दिया करती थी। मुझे बड़ी परेशानी होती थी और शुरू से मुझे लगता कि नहीं, मुझे ये नहीं पहनना है और मुझे बड़ी अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। ऐसा नहीं था कि बचपन से ही कोई मानसिक रोग या कुछ ऐसा था, बट कुछ लोगों को ये लगता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो होते हैं वो मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, या होमोसेक्सुअलिटी होना या ट्रांसजेंडर होना या समलैंगिक होना एक मानसिकता या मानसिक बीमारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये कोई बिल्कुल भी मानसिक रोग नहीं है। ये उतना ही सहज है जितना कि एक पुरुष और महिला पैदा होना। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो जैसा हम रहना चाहते हैं वैसा हम नहीं रह पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि भगवान ने शरीर को छोड़ दिया होता है और जज्बात और मैं तो कहूँगी रूह को छोड़ दी होती है। तो आपके परिवार का सहयोग कैसे रहा, सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? जब 14 साल की उम्र में शैलेंद्र सर, मैंने अपनी माँ को एक रात बताया कि मैं इस शरीर में फिट नहीं हूँ, आप मुझे ये सब मुझसे मत करवाइए, और मैंने कहा मैं एक लड़की के जैसे रहना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नहीं, आपको घर छोड़ना पड़ेगा और आप यहाँ नहीं रह सकती हैं। मैंने कहा मैं क्यों नहीं रह सकती यहाँ पे? तो बोली नहीं, जैसे हम चाहते हैं वैसे रहोगी, अगर आप अपनी मनमानी करोगी तो यहाँ नहीं रहोगे। मैं उसी रात अपना घर छोड़ के भाग गई। हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे मैंने रात को 12 बजे ट्रेन ली, महाकौशल एक्सप्रेस, और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में वहाँ पहुँची। पहला दिन रोने धोने में गया, दूसरा दिन जो कुछ पैसे मेरे पास थे उससे पेट भरने में गया, तीसरे दिन मेरे पास कुछ नहीं था। और तीसरे दिन वहाँ पे फिर कोई किन्नर समाज के कुछ व्यक्तियों को मैंने देखा और उन्होंने मुझे पहचान लिया और वो मुझे अपने साथ ले गए। तो वहाँ से मेरा पहला कदम समाज को देखने का और भिक्षावृत्ति में
उस दलदल में घुसने का वो पहला कदम था। और जैसा कि आपने कहा, माता पिता का सहयोग, तो परिवार से सहयोग नगण्य रहा। माता पिता ने, मुझे लगता है, मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी होगी कि वो कहाँ मर गया, क्योंकि उस टाइम में तो मैं उनके लिए मर गया ही था। और बहुत संघर्ष में मेरा जीवन रहा। और मेरे माता पिता ने, मतलब मैं कहूँगी कि आज अगर मैं कुछ भी हूँ, शायद ईश्वर की कृपा और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और मेरी खुद की लगन और मेहनत से हो। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि का बात करूं या सामाजिक दृष्टिकोण से बात करूं, तो शैलेंद्र सर, मुझे किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। अच्छा, तो आप जब किन्नर समाज में शामिल हुई, वहाँ गुरु के पास गई, वहाँ का जीवन कैसा रहा? वहाँ का जीवन बहुत नरकीय रहा, क्योंकि आपको वैसा मैंने बताया कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। लग्जरी मेरे परिवार में था, शिक्षा मेरे परिवार में थी, एजुकेशन मेरे परिवार में शुरू से रही। और आपको पता है कि ब्राह्मण परिवार में बाथरूम की चप्पलें अलग, किचन की चप्पलें अलग, और बड़े ही नियम और कायदों से हम लोग रहे। लग्जरी बहुत रही। रात को माँ आती थी दूध का ग्लास लेके, बड़ा प्रेम करती थी और कहती थी ये पी लो। सडन सब कुछ गायब हो गया। मतलब मुझे झूठे पिगदान साफ करने पड़ते थे, मुझे जो उनकी संडास होती है वो साफ करनी पड़ती थी। जब तक गुरु नहीं सो जाती थी मुझे पैर दबाने पड़ते थे। तो मैंने खुद को मरते हुए देखा वहाँ पे, और मैंने देखा कि मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी है। तो वहाँ का वातावरण में आपको रोटी मिल जाएगी, पैसे आपको मिल जाएंगे, पर अगर आप बात करें सामाजिक स्वीकार्यता की और मुख्य धारा की, तो वो वहाँ पे जीरो के समान है। अच्छा, तो फिर उस जीवन से कैसे निकले? आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, ये परिवर्तन कब हुआ, कैसे? हाँ, ये तो कहते हैं कि परमात्मा की असीम इच्छा और मेरी दृढ़ निष्ठा थी कि जब मैं वहाँ से निकली, तो ऐसी मेरी एक सखी थी जो मेरे साथ में यही काम करती थी। तो उसने कहा, बहन, ये डेरे में मरने से अच्छा है यहाँ पे लाल बत्ती जो होती है, रेड लाइट्स, वहाँ चलते हैं, और वहाँ पे अपन मांगेंगे ना तो वहाँ पे किसी गुरु का डर, ना पुलिस वालों का डर। पर ये उसका भ्रम था मुझे बताने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का और गुरुओं का वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था। और ट्रैफिक पुलिस वाले जो थे, हम जो कमाते थे, वो हमसे जबरन मार के ले जाया करते थे, और हफ्ता उन्होंने बांध रखा था। मुझे उस दौरान 1000 रुपए हफ्ता देना होता था, चाहे मैं दिन में कितनी ही दिल्ली की रेड लाइट पे रहती? दिल्ली की रेड, पड़पड़गंज की मैं बात कर रही हूँ, पड़पड़गंज पे रेड लाइट है वहां पे। तो मैं वहां पहुंची, वहां पे भी मेरे मन को बिल्कुल शांति नहीं मिली। और वहाँ पे मैं देखा करती थी क्रिश्चियन फादर सिस्टर्स हुआ करते थे। उनका एक स्कूल चलता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिशन स्कूल, जिसमें वो लोग रात्रि में बच्चों को पढ़ाते थे। और वो ऐसे बच्चों को पढ़ाते थे जो असहाय बच्चे होते थे, विकलांग बच्चे होते थे, जिन बच्चों के पास घर नहीं होता था, माँ बाप का सहयोग नहीं होता था, और कूड़ा बीनने वाले बच्चे हो गए। और जीबी रोड पे जो महिलाएं देह व्यापार करती हैं, उनके बच्चों को भी वो लोग पढ़ाते थे। डिग्री या किसी भी प्रकार के डिप्लोमा नहीं दिए जाते थे, वो एक तरीके से ट्यूशन था, पर उससे आप प्राइवेट फॉर्म पर के पढ़ सकते थे। तो मैंने वहां से भीख मांगते मांगते अपना 10th किया, 12th किया और ग्रेजुएशन किया। किस विषय में ग्रेजुएशन? मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया, अच्छा, टूरिज्म एंड ट्रैवल में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया अंग्रेजी साहित्य में, और भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी जो कि अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हुई। तो और वहीं से लेखन पाठ्य पुस्तक में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा। लेखिका के तौर पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं छोटे छोटे सोनेट्स लिखा करती थी अंग्रेजी साहित्य में, और फ्रेजेस लिखना मुझे बहुत पसंद थे। छोटे पदांश में लिखा करती थी। और ज़्यादातर जो मेरा लेखन का, अगर मैं, क्योंकि मैं एक लेखिका भी हूँ और भारत की एक ऐसी ट्रांसजेंडर लेखिका हूँ जिसने अभी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हुआ भोपाल में, जो कि साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में, जो ऑटोनॉमस संस्था है भारत सरकार की, संस्कृति मंत्रालय की, उसके तहत मुझे मौका मिला वहाँ पे शिरकत करने का। और पूरे भारत ही नहीं, विश्व से 550 से अधिक निबंधकर्ता, उपन्यासकार, लेखकों, लेखिकाओं के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के मैंने काव्य पाठ किया, अपनी कहानियों का प्रस्तुतिकरण करा। तो मैं लिखा करती थी, और मेरी जो लेखन जो मेरा शुरू से रहा, वो मेरा जेंडर बेस्ड वायलेंस पे रहा। अच्छा। कि जो लैंगिकता के आधार पर जो हिंसा होती है, वो हिंसा सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ नहीं होती, वो महिलाओं के साथ होती है, छोटे बच्चों के साथ होती है, वो कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ होती है, या जो समाज में शोषित, उपेक्षित और वंचित है। जो समाज में उपेक्षित है, मुझे लगता है वंचित है, उस व्यक्ति के साथ ये हिंसा जरूर होती है।
जैसा आपने बताया कि वहाँ अलग अलग तरीके का जीवन जीना पड़ा, ये माना जाता है कि कई बार सेक्सुअल जो असॉल्ट होता है, हैरेसमेंट होता है, वो भी बहुत होता है। कैसा रहा आपके साथ? कोई ऐसी घटना घटी? बहुत ज़्यादा मेरे साथ तो ऐसा शैलेंद्र सर वाकया हुआ कि शायद मैं अभी तक उसकी मेमोरीज को धूमिल नहीं कर पा रही हूँ अभी तक। इट्स रियली पेनफुल मेरे लिए बता पाना कि जब मैं 9 साल की थी तो मेरा रेप हुआ मेरे सगे ताऊ के लड़के के द्वारा, बड़े पिताजी का जो बेटा था। और मैं 9 साल की थी, टॉफी देने के बहाने वो मुझे लेके गया और वहां पे उसने मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। 1 बार 2 बार 3 बार उसने मेरा शोषण किया। और जब मैंने उससे कहा कि मैं अपने माता पिता को बोल दूंगी, तो उसने कहा अगर तुमने अपने माता पिता को कहा तो हम तुम्हारे माता पिता को जान से मार देंगे। सोचिए कितना मुश्किल होता है एक 9 साल के बच्चे के लिए जिसका शोषण हो रहा है और वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहा है। और ये प्रक्रिया, ये समझ लीजिए कई वर्ष महीनों तक चलती रही शैलेंद्र सर। वो मुझे बुलाता गया, मुझे जाना पड़ा और एक दिन मैंने ठान लिया कि चाहे ये मेरे माता पिता को मार दे, मैं नहीं जाऊंगी। और जब मैंने विरोध किया, मैं उसका हाथ खा गई थी और तब से उसने मेरे साथ शोषण करना बंद कर दिया। अच्छा, फिर जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ी, आज सोसाइटी में एक आपने नाम कमाया है, अंग्रेजी में लिखती हैं, बहुत कम लोग अंग्रेजी साहित्य पे लिख पाते हैं, तब लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? अभी आप परिवार के संपर्क में हैं? हाँ, मैं परिवार के संपर्क में हूँ। 3 साल मैंने पैतृक संपत्ति पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। अच्छा। और सीजीएम कोर्ट धौलपुर में केस चला, उसके बाद वो हाई कोर्ट जयपुर भी पहुंचा। और 3 साल केस लड़ने के बाद मैंने विजयश्री प्राप्त करी और अपना जो पुश्तैनी मकान है वो मैंने वापस लिया। उसके साथ साथ मेरा ये ऐतिहासिक जब कदम हुआ तो ये इतिहास बन गया और उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार में ये एक अधिनियम, एक धारा और एक तरह का एक्ट बन गया कि जिसके तहत कोई भी व्यक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों को अपने घर से बेदखल नहीं कर सकता है। उनको बराबर संपत्ति का मालिकाना हक है और उनके माता पिता लैंगिकता के आधार पर अपने बच्चों को भेदभाव ही नहीं कर सकते हैं शैलेंद्र सर। दूसरा, लैंगिकता के आधार पे वो बच्चों को अपने घर से नहीं निकाल सकते और अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते। अच्छा। और ये एक एक्ट बना है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार में। तो माता पिता का रवैया, पिताजी का तो देहांत हो गया था उसी दौरान, दिल्ली के दौरान में ही जब मैं वहां थी। और पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो मेरी माँ ने मुझे धोखे से बुला लिया कि तुमको आना है। और बड़े लंबे बाल थे मेरे और एक रात्रि में सो रही थी तो मम्मी ने कैंची लेके उन बालों को काट दिया। क्योंकि मेरी माँ को शुरू से नहीं पसंद था कि मैं इस तरीके से रहूं, लड़की की तरह हूँ। और वो चाहती थी कि ब्राह्मण, आज भी वो कहती हैं मुझसे कभी कभी अगर वो उनको कि मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हें गर्भ में ही मार देती। अच्छा, अभी जो उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड बना है, इससे क्या सहूलतें मिली हैं? एक ऐतिहासिक कदम बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 2021 नवंबर में करी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखलंदाज, और 6 सदस्यों को नामित किया गया उपाध्यक्ष के साथ। ये बोर्ड बेसिकली समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। और बोर्ड का जो बेसिक और इसके जो अध्यक्ष हैं स्वयं बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय असीम अरुण जी हैं जो कि हमारे समाज कल्याण मंत्री भी हैं। इस बोर्ड का वस्तुतः जो सबसे पृष्ठभूमि जो बनाई गई है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, संस्कृति एवं कला के परिप्रेक्ष्य से जोड़ना। यानी ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना, समाज में समाज के नियमों में रखते हुए, और जो हमारे सनातन धर्म की प्रस्तावनाएं हैं। बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यजुर्वेद के मुक्तकाशी उपनिषद में एक श्लोक वर्णित है जिसे सुन के मुझे बड़ा गर्व होता है कि यक्ष गंधर्व किन्नर दानो स्वर्ग उपदेवता अध्यक्ष मानो। यानी जो यक्ष गंधर्व और किन्नर हैं वो स्वर्ग में उपदेवता के समान है। यानी वी आर द डेमी गॉड्स।
पर जब मुगलों ने भारत में आक्रमण किया, उन्होंने बहुत शोषण हम लोगों का किया। उन्होंने हमें सड़कों पे अपने दरबारों में ले आए, मंदिरों से। पहले मंदिरों में भगवान की पूजा करने का कार्य हमारा होता था, दान दक्षिणा मिलती थी, कोई मांगने नहीं जाता था, भिक्षावृत्ति नहीं होती थी। देह व्यापार तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब आप किसी को उपदेवता मान रहे हैं तो सोच भी नहीं सकते कि हम उसके साथ देह व्यापार करेंगे। हमें खुद को बेचना नहीं पड़ता था। मुगलों ने हमें हरम में ले आए, मुगल ने हम लोगों को बड़ा ही शोषण करा। हमें बेगमात के हरम में सेनापति बना दिया, दरबार में हमें नृत्यांगनाएं बना दिया, महफिलें सजाने का काम हमारा होता था। गुप्तचर के रूप में हम लोग काम करते थे। गुप्तचर अगर कुछ सूचनाएं भेजनी होती थी मुगल दरबार में, तो गुप्तचर के रूप में अंग्रेजों ने जो, पर सबसे बुरी और दयनीय स्थिति हुई शैलेंद्र सर जब अंग्रेज भारत में आए। उनके लिए हम बड़े ही टैबू हुआ करते थे कि ना तो ये पुरुष है ना महिला है, ये है कौन। और दे कैन बी यू नोज, ये जासूस हैं, दे कैन बी यू नोज दे आर जासूस, और बेसिकली ये डिटेक्टिव्स हैं, और ये इनका बेसिक जो काम है क्रांतिकारियों को हमारी सूचना देने का है। अच्छा। और यही लोग हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और उन्होंने हमें पकड़ा और फांसी देना शुरू कर दिया। तो ये समझ लीजिए कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय की व्यक्ति थी, किन्नर समाज के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बालों को काटना शुरू कर दिया, लड़कों के समान रहना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना बुरी स्थिति उन लोगों ने हमारी कर दी थी अंग्रेजों ने, कि जिस रास्ते पे अगर ट्रांसजेंडर कोई व्यक्ति दिखता था, पहले तो उसका रेप किया जाता था, और रेप करने के बाद या तो उसे बंदूक की गोली से उड़ा दिया जाता था, या फिर उसको बंदूक की गोली नहीं तो उसको काले पानी की सजा में भेज दिया जाता, या फिर कोयले की जो खाने होती थी उनमें बंधुआ मजदूर बनाने के लिए उनका उपयोग किया। तो बोर्ड में तो जो इतना पिछड़ गया शैलेंद्र सर, जो समाज, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि समाज में हम सबसे ज्यादा विजिबल है। वी आर द मोस्ट विजिबल कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड। समाज में सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा विजिबिलिटी हम लोग हैं, पर विजिबल होते हुए भी हम इनविजिबल हैं। और ये समझिए कि लोग रोज दिखते हैं, 10 रुपए 5 रुपए दे देते हैं, पर लोग ये नहीं सोचते कि इनका भविष्य क्या है। मैं बहुत व्यथित होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि सुबह उठना है, तैयार होके भिक्षावृत्ति करनी है, रात को खाना खाना है, शाम को शराब पीनी है, जो सो कॉल बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनके साथ घूमना है, गुंडागर्दी जो लोग करते हैं उनकी मारे खानी है, और अगर कोई रात को शराब पी के किन्नर निकल रही है तो शारीरिक शोषण, अब्यूज करवाना है, और सुबह वहीं रेलवे स्टेशन पे पड़े रहना है। तो मुझे लगता है वो जिंदगी का सार नहीं, और उस जिंदगी में मुझे लगता है कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे आके पूछे कि तेरी रजा क्या है। और हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ने कहा कि वो व्यक्ति सफल है जिसने खुद से खुद को पा लिया। अ पर्सन हु इज वेरी सक्सेसफुल, हु हैव डिटरमाइंड हिमसेल्फ बाय ओन सेल्फ। अच्छा। तो ऐसे व्यक्तियों में, जैसा आप मुझसे पूछ रहे थे बोर्ड के बारे में, तो बोर्ड यही काम करता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, अनुसंधान, संस्कृति, स्वास्थ्य और हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराए गए। इसके लिए अच्छा बजट का प्रावधान है। हमारा ऑफिस जवाहर भवन में कमरा नंबर 111 110 111 है, जहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ये बोर्ड का वस्तुतः काम है इस समाज को दोबारा से पुनरुत्थान की तरफ लेके आना और समाज में एकांकी के भाव को प्रस्तुत करना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब आप लाइफ में आगे कैसे जाना चाहती हैं? कोई जीवन साथी क्या? हाँ बिल्कुल, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो मुझे मेरे जैसा व्यक्ति मिले। और क्योंकि मैं खुद को ट्रांसजेंडर महिला परिभाषित करती हूँ, और आपको जान के खुशी होगी कि मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना हूँ जिसे भारत सरकार का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और इसी लखनऊ घराने से आती हूँ। आचार्य लक्ष्मण महाराज जी परंपरा का हिस्सा हूँ। श्रीमती कपिला राज शर्मा जी से कथक की दीक्षा ली है। तो मुझे लगता है कि एक नृत्यांगना होने के नाते कई बार रसों की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नायिकाओं के भाव होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सफाई मायने में एक नायिका हूँ, और हर एक नायिका को, चाहे वो राधा हो, चाहे वो सीता है, और श्रृंगार रस होता है, प्रेम रस होता है, अभी सारिका वो होती है। तो हमारे जीवन में भी एक व्यक्ति है, श्री शिवेन गुरेजा साहब उनका नाम है, और वो भी एक ट्रांसजेंडर पुरुष है जिन्होंने बहुत मुझे हिम्मत किया। और
मुझे लगता है उनकी और उनके परिवार के सहयोग की वजह से ही आज मैं आगे इतना बढ़ पाई। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो खुद एक योद्धा के रूप में आगे बढ़ेंगे और ट्रांसजेंडर पुरुष होते हुए भी, क्योंकि देखिए आज तक आप लोगों ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को देखा, किन्नर समाज के व्यक्तियों को देखा, बट ट्रांसजेंडर पुरुष भी हमारा उतना ही हिस्सा है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2020 के तहत ट्रांसजेंडर कौन होता है मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म उनके वर्तमान लिंग से मैच नहीं खाता है, यानी उनका जन्म एक अलग शरीर में होता है और वो सेक्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज उनका सहारा लेते हुए वो अपना मनचाहा शरीर प्राप्त करते हैं। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी शरण सर, लोगों में भ्रांति है कि लिंग परिवर्तित होता है। आप लिंग को कभी परिवर्तित नहीं कर सकते हो, आप उसका पुनरावर्तन कर सकते हो, पुनरावृत्ति कर सकते हो, उसमें फिर बदल कर सकते हो, आप लिंग बदल नहीं सकते हो। तो ट्रांसजेंडर पुरुष भी, तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं स्पेक्ट्रम में। एक अम्ब्रेला टर्म है जिसकी जैसे एक शेड्यूल कास्ट की हम बात करें या शेड्यूल ट्राइब की बात करें, कई प्रकार की जातियां आती हैं, ओबीसी में कई प्रकार की जातियां आती हैं जनरल कैटेगरी में। उसी तरीके से ट्रांसजेंडर में 3 प्रकार के लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर पुरुष, ट्रांसजेंडर महिलाएं और किन्नर समाज के व्यक्ति। तो मैं खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला परिभाषित करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है एक बायोलॉजिकल महिला में और एक ट्रांसजेंडर महिला में कोई खासा अंतर नहीं है, क्योंकि लेखिका होते हुए मैं नारी साहित्य पे बहुत लिखती हूँ, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उस दौरान भी मेरा टॉपिक था द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन राइटर्स इनटू विक्टोरियन लिटरेचर। तो एक सच्ची फेमिनिस्ट होते हुए, फेमिनिज्म और एक नारित्व को आगे बढ़ते हुए, नारित्व के लिए संघर्ष करने वाली योद्धा के तौर पे लोग कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक सक्सेसफुल महिला का हाथ होता है, पर मैं कहना चाहूँगी कि मुझ जैसी सक्सेसफुल ट्रांस महिला के पीछे एक ट्रांस पुरुष का बहुत हाथ है जो सदैव खड़े रहते हैं। तो शिवेन गुरेजा उनका नाम है। तो बहुत बधाई आपको आने वाले जीवन के लिए, और आप ऐसे ही सक्सेस करिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप लोगों ने हमें इतनी लंबे समय तक देखा। हम लोग देविका के साथ बीच बीच में फिर जुड़ते रहेंगे और जो भी उनके समाज की समस्याएं हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे, जिससे आप भी उस समाज को समझ सकें और ये मान सकें कि वो भी हमारे आपके बीच के लोग हैं, उनको भी उसी तरीके का सम्मान चाहिए जैसा सम्मान हम अपने लिए खोजते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू शायद सर।